हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय क्या-क्या घटनाएं हैं, क्या-क्या इवेंट्स हैं, उनके बारे में आज विस्तार से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। ये टॉपिक राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसीज निकली हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज, जेएसओ, जेईई, जूनियर असिस्टेंट और लॉ ऑफिसर की जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक कॉमन है, सबकी एग्जाम में ये टॉपिक कॉमन है। तो आज हम इस टॉपिक पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? पर्यावरण से आपका क्या मतलब है? सो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज इट इज a sum total of all the living and non-living elements and their effect that influence the human life. सो हमारे चारों ओर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका हम पे क्या इफेक्ट होता है और उन पे हमारी वजह से क्या इम्पेक्ट होता है। ये जो कोरिलेशन है, ये दिस इज इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड इन्विरोन एंड विच मीन, ये एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेटेड है, एनविरोन, विच मीन्स सराउंडेड और एनसर्कल्ड। ओके, तो पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण वर्ड की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये एक फ्रेंच वर्ड एनविरोन से ओरिजिनेटेड हुआ जिसका मतलब है सराउंडेड एंड एनसर्कल्ड। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में और नेशनल लेवल पे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं और क्या क्या बोर्ड्स हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड चीजों का मैनेजमेंट करते हैं, उनका मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी कंजर्वेशन करते हैं, केयर टेक करते हैं। तो उन सब से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द अपेक्स बॉडी रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इन द इंडिया, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ओके, सो इंडिया में द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश, इंडिया में जो डिपार्टमेंट है वो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट सबसे पहले कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1980 में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिए। इसके बाद में इसी डिपार्टमेंट को 1985 में किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी ईयर में? 1985 में। उसके बाद में इसी मिनिस्ट्री को 2014 में 2014 में इसको रीनेम कर दिया। रीनेम क्या कर दिया? इसमें क्लाइमेट चेंज को ऐड कर दिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पहले क्या नाम था इसका? MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और 2014 में इसको रीनेम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी नया नाम इसी मिनिस्ट्री का यही नाम है। सो ये मिनिस्ट्री का काम क्या है, इसका मेन एक्टिविटीज क्या है? तो दिस मिनिस्ट्री related or include all the aspect of the environment like conservation, survey, protection, prevention, control, afforestation, degradation, reduce the degradation, all the activities that are affecting the environment, negatively affecting the environment, that is directly related to the this ministry. This ministry is also responsible for the administration of the national parks in the India. जो राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। एंड दिस मिनिस्ट्री एक्ट एज ए नोडल एजेंसी किसके लिए? UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है जो मेनली इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखता है। तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है इंडिया में। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बाद में क्या आता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ओके, सो CPCB की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1974। ओके, 22 सितंबर 1974 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसका एनुअल बजट कितना है? इसका एनुअल बजट लगभग 400 million rupees is the annual budget of CPCB. And who is the present chairperson of
सीपीसीबी श्री तन्मय कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, श्री तन्मय कुमार। हु इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ सीपीसीबी? डॉक्टर प्रशांत गारगवा is the member secretary of CPCB, and the CPCB was established in 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सीपीसीबी की स्थापना कौन से एक्ट के अंदर हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी की स्थापना हुई थी। तो CPCB is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, it is having the power and function related to the air pollution, air prevention and control of pollution act 1981. सो सीपीसीबी जितने भी एक्ट हैं, लाइक वाटर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, और भी कोई जो एक्ट हैं, वो सारे एक्ट की पावर और फंक्शनिंग किसके अंडर में आती है? सीपीसीबी के अंडर में। ओके, एंड सीपीसीबी आल्सो एक्ट एज ए फील्ड फॉर्मेशन एंड आल्सो प्रोवाइड द टेक्निकल सर्विस टू द मिनिस्ट्री under the different provisions of the Environment Protection Act 1986. So this is all about the CPCB. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी क्या है? ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के सेक्शन 3 के अंतर्गत एनजीटी की स्थापना हुई थी। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत एनजीटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को, सेक्शन 3 के अंदर। सो एनजीटी का प्रमुख काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? For the effective and expeditious disposal of the cases related to the environmental protection and conservation of forest and other natural resources. So environment के degradation से related जो भी cases हैं, उनको तुरंत सुनना और तुरंत उन पे एक्शन लेना और उनका डिस्पोजल करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एनजीटी। सो एनजीटीओ कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करती है? इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, दिस ट्रिब्यूनल इज नॉट ड्राइवन बाय और बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ओके, ये जो नेचुरल प्रिंसिपल के जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती है, ये जो सीसीपी 1908 कोड के अंतर्गत काम नहीं करती है। सो वर्ल्ड में इंडिया इज द थर्ड कंट्री हु हैविंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बिफोर इंडिया, which other countries having? The Australia and New Zealand are the two earlier country who having the environmental special tribunal that protecting the environment. Okay, and India is the third country in the world. So NGT में क्या होता है? When we apply a application in the NGT for particular case, and so it is a responsible or duty of the NGT to dispose of the particular application within the 6 month of the filing. सो 6 महीने के अंदर कोई भी केस का निपटारा करना, ये एनजीटी की एक ड्यूटी है, उसका फंक्शन है। सो विद इन 6 मंथ उसका डिस्पोजल करना ही करना होता है। सो एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर के अलावा जो एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग और मेन बेंच। ओके, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग और हेडक्वार्टर, और उसको नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, जो दिल्ली का हेडक्वार्टर है उसको। इसके अलावा मतलब इंडिया में एनजीटी की 5 प्लेसेज पे सिटिंग है, मतलब 5 इसके लोकेशंस पे ऑफिस हैं। तो न्यू दिल्ली के अलावा अदर कहाँ पे है? सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? भोपाल में। वेस्टर्न जोन का कहाँ पे है? पुणे में। ईस्ट जोन का कहाँ पे है? कोलकाता में। और साउथ जोन का कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो राजस्थान है वो कौन से जोन के अंतर्गत आता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एनजीटी का जो सेंट्रल जोन है भोपाल, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल है, तो राजस्थान के जितने भी एनजीटी से रिलेटेड केसेस हैं वो भोपाल ऑफिस के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ठीक है,
तो ये था एनजीटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1975 को, लगभग सीपीसीबी की स्टैब्लिशमेंट के एक साल बाद राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? 7 फरवरी 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? झालाना डोंगरी, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके चेयर पर्सन कौन है? श्री शिखर अग्रवाल, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। हु इज द मेंबर सेक्रेटरी? श्री विजय एन, जो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। जो पोल्यूशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसका बोर्ड का क्या गठन होता है? तो इसके बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, और इनके अलावा 15 अंशकालीन मतलब पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। 1 चेयरमैन, 1 मेंबर सेक्रेटरी एंड 15 आर पार्ट टाइम मेंबर्स। तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इस बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की धारा 4 के अंतर्गत इस बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य काम है पर्यावरण जल प्रदूषण को रोकना और उसको क्वालिटी को बनाए रखना। इसके बाद में वायु प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो भी इसी बोर्ड के अंदर आ गए थे। उसके बाद में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977। तो ये जो वाटर सेस एक्ट है 1977, इसके जितने भी पावर हैं और इसकी फंक्शनिंग है वो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आ गई थी, जिससे जितना भी वाटर की सेस से जो भी फाइनेंशियल कलेक्शन होता था, वो इसकी वजह से ये बोर्ड ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो गया सेस एक्ट की वजह से। बिकॉज सेस एक्ट की वजह से ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनसे सबसे एक उनको एक अमाउंट पे करना होता था वाटर को यूज करने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए। सो दैट मनी इज यूज फॉर सपोर्टिंग और टू मेक द दिस बोर्ड एज ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। So now the National Board for Wildlife, NBW. सो इसके नाम से ही पता चलता है कि इस बोर्ड का क्या क्या काम है। सो इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। एंड दिस बोर्ड वाज फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 5A के अंतर्गत इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। So this board replaced the Indian Board for Wildlife. तो 1952 में एक बोर्ड की स्थापना हुई थी जिसका नाम था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, बट 2003 में इस बोर्ड को रीनेम कर दिया है और रिप्लेस कर दिया किससे? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज ए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ and the Minister of Environment, Forest and Climate Change is the vice chairperson of this board. तो इस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और वाइस चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नाउ द नेक्स्ट बॉडी इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA. So the National Biodiversity Authority was established in 2003 to implement the Biological Diversity Act 2002। सो 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बन गया था, तो उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की गई। ओके, सो इसका मेन काम क्या था? इसका काम था कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। सपोज कोई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से जो भी बेनिफिट आ रहे हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब को कम मिल रहा है, अमीर को ज्यादा मिल रहा है। तो देयर शुड बी ए फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग ड्यू टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज।
एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है? चेन्नई में। इसके बाद में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने किसकी स्थापना की स्टेट्स में? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की, जिनको शॉर्ट में कहते हैं SBB की 28 स्टेट में स्थापना की। और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज की स्थापना की, BMC। और जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं वो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे काम करती हैं। तो लगभग कितनी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी है इंडिया में? लगभग 2,53,040 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज इंडिया में currently under working. So these committees are working on the local or regional level to conserve the biological resources. Now the next institution is the Wildlife Crime Control Bureau, WCCB। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि इस बोर्ड का क्या काम है, इस ब्यूरो का काम क्या है। ओके, सो इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी, मतलब इसमें कई डिसिप्लिन का कोऑर्डिनेशन रहता है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू कॉम्बेट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है, जो भी कोई शिकार हो रहा है कि जंगल में या किसी फॉरेस्ट एरिया में, किसी कंजर्वेशन एरिया में, जो भी कोई वाइल्ड लाइफ की किलिंग हो रही है, उसका शिकार हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए जो ऑर्गेनाइज होता है, जिनकी ट्रेडिंग होती है बोन्स की या और भी जो पार्ट होते हैं एनिमल्स की, उनकी जो ट्रेडिंग होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड जबलपुर। सो इसके फंक्शन क्या क्या है? अंडर द सेक्शन 38Z ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका मेन काम है टू कलेक्ट एंड कोलेट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज। सो जो भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है क्राइम का वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट, उसको ट्रैक करना, उसको ब्रेक करना, इसका मेन काम है। And also taking care of the issues related to the wildlife crimes and other national और international treaties, policies और उनके laws हैं, उनको बनाए रखना और उनके साथ इंटरेक्शन करना भी इसका एक काम है। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI। सो ये एक NGO है। It is a leading Indian nature conservation organizing committed to service the nature। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज ए रजिस्टर्ड चैरिटी इन द इंडिया। इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो क्या है? इन सर्विस ऑफ नेचर, कि नेचर की सर्विस में, नेचर के लिए काम करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना, इसका मेन कार्य है, मेन उद्देश्य है। द नेक्स्ट authority is the सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA। ये इसका लोगो है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। सो द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स जू विंग। सो जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसने एक अलग अलग से एक विंग की स्थापना की, जू विंग का नाम दिया उसको। और उस विंग की जो मीटिंग हुई, 9th सेशन हेल्ड 1972 में, इसकी एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि इस जू जू के लिए, एक जू में एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, जू के मेंटेन के लिए एक अलग से बॉडी की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। देन दैट आफ्टर दैट इट वाज रिकमेंडेड एंड देन आफ्टर इन 1991 it was passed through a amendment and the Central Zoo Authority was established in 1992 under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। सो सेंट्रल जियो अथॉरिटी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इस
अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद में है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बारे में हम देखते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं। सो तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 13 फरवरी 1890 को हुआ था। 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना हुई थी। और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुआ था। 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड दीज आर द लोगो ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दिस इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सो ये 3 सर्वे हैं जिनमें बोटेनिकल और जूलॉजिकल सर्वे हैं। इनकी स्थापना है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हो गई थी। और इनके हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और फॉरेस्ट सर्वे की स्थापना 1981 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून, उत्तराखंड में है। So the next program is the National Lake Conservation Plan, NLCP. So this is a plan for the conservation of the lakes in the India. So this program was launched in 2001. 2001 में इसको लॉन्च किया गया। So this is a centrally केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। And the Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched this plan to restore the water quality and ecology of lakes in the different state and union territories. So throughout the India जितने भी lakes and water body हैं उनकी water quality और ecology को restore करना इसका main काम था। Then after in 2013 the government of India merged the National Lake Conservation Plan and National Wetland Conservation Plan. सो 2013 में गवर्नमेंट ने नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान को मर्ज करके एक नई प्लान और नई स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो चलिए नेक्स्ट है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRBA। ओके, तो इस अथॉरिटी का काम क्या है? जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसका काम मेनली गंगा रिवर से रिलेटेड है। उसकी क्लीनिंग से, उसकी प्लानिंग से, उसकी फाइनेंसिंग से, उसके जो भी एक्ट हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना एजेंसी में, ये सब इसके काम है। सो द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वो किसके अंदर काम करती है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है। इसका काम है फाइनेंसिंग, planning, implementation, monitoring and coordinating the authority for the Ganga rivers. So this authority started the mission Clean Ganga. So इस authority ने mission Clean Ganga को start किया to change the comprehensive approach to champion the challenges posed to Ganga through four different sectors. तो इसका जो मेन काम था कि गंगा को क्लीन करना, मिशन क्लीन गंगा 4 अप्रोचेज का यूज करके। और अप्रोचेज कौन कौन सी हैं? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पहले तो वेस्ट वाटर का मैनेज करना, सॉलिड वेस्ट का मैनेज करना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को मैनेज करना और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना। ये 4 इसके मेन सेक्टर्स है जिस पे इसके अथॉरिटी को काम करना था। सो इस अथॉरिटी की कब बनी ये अथॉरिटी? ये तो 20 फरवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई। किसके अंडर में? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना हुई। तो अब तक हमने इंडिया में और नेशनल लेवल पे जो भी बॉडीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बोर्ड, जो भी अथॉरिटी काम करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशंस दैट आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट।
सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस की शुरुआत कहाँ से हुई, हम उसी को जानते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले 1972 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, या हम ये कह सकते हैं कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम में। ओके, सो दिस कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑन द ग्लोबल एजेंडा। सो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा या मेन फोकस किस पे था कि जो वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना या उसके बारे में कंसर्न शो करना कि इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1972 में। और इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या था? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। मींस जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है उनके लास्ट में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, या उसके जो जो भी अलग अलग देशों के बीच में जो भी मीटिंग होती है उनमें क्या क्या डिसीजन होते हैं या क्या डिसीजन लिया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। सो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर प्रिंसिपल एंड एक्शंस प्लान कंटेनिंग रिकमेंडेशंस फॉर द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। सो इन्वायरमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या प्लान है, क्या क्या एक्शन लेनी है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत दी गई थी। सो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम वाज सेट अप इन 1972। So United Nations Environment Program was set up in 1972 to serve as a catalyst in developing and coordinating and environmental focus in the programs of the other organization। तो जो यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका मेन काम था कि अलग अलग देशों की जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उनमें कोऑर्डिनेशन करना और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ये इसका काम था। तो उसके बाद में एक टर्म आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म कब आया? सो सबसे पहले 1983 में यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड द एक कमीशन का डेवलपमेंट किया गया जिसका नाम था 1983 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का गठन किया गया, जो कुछ टाइम बाद में जाके उसका नाम कर दिया गया ब्रूडट लैंड कमीशन। ब्रूडट लैंड कमीशन इसका नाम कर दिया गया। और 1987 में इसी कमीशन ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। और इसी रिपोर्ट को ब्रूडट लैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का यूज लिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म सबसे पहले कब यूज लिया गया? 1987 में, पहली चीज। दूसरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म है वो कौन सी रिपोर्ट से में आया गया, पहली बार आया था? अवर कॉमन फ्यूचर या ब्रूडट लैंड रिपोर्ट के अंदर आया था। इस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। And the concept of sustainable development was has the focus on the किस किस पे? तीन पिलर हैं इसके: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट के बारे में और कॉन्फ्रेंस के बारे में। अर्थ समिट 1992, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसको रियो कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। इसीलिए इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी नाम दिया गया। और ये 1992 में हुई थी। 3 से लेके 14 जून को 3 जून से लेके 14 जून तक 1992 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जिसको अर्थ समिट 1992 के नाम से भी जाना जाता है। सो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या समिट हुई थी, इसके अंदर कई डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए थे या कई चीजें वो रिलीज की गई थी।
उनके बारे में देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए अर्थ समिट 1992 में। द फर्स्ट वन इज द रियो डिक्लेरेशन। सो जो भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसका एक लास्ट में एक आउटकम रिपोर्ट आती है जिसको रियो डिक्लेरेशन। तो इस कॉन्फ्रेंस रियो में हुई थी इसलिए इसको रियो डिक्लेरेशन, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया था, वैसे ही रियो कॉन्फ्रेंस में रियो डिक्लेरेशन। तो रियो डिक्लेरेशन में आखिर था क्या? तो इसके अंदर थे प्रिंसिपल इंटेंडेड टू गाइड कंट्रीज इन द फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की गाइडलाइंस थी इसके अंदर। उसके बाद में जो सेकंड डॉक्यूमेंट था वो था एजेंडा 21। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एजेंडा 21। सो सबसे पहली चीज है कि दीज आर द नॉन बाइंडिंग एक्शन, मतलब जो भी ग्रुप कंट्रीज हैं, जो भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज थी, ये उनके लिए नॉन बाइंडिंग थी। मींस दीज आर द स्वैच्छिक, अगर आप मानते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो ठीक है। तो पहली चीज है एजेंडा 21 आर द नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो कुछ भी था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। उसके बाद में फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी रिलीज किए गए। So these are also non-legally binding document for the conservation and sustainable development of the forest. Then after UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, ये एक कन्वेंशन है जिसकी शुरुआत भी और जिसका फाउंडेशन भी इसी समिट के अंदर रखा गया। देन आफ्टर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन की भी शुरुआत यहाँ से की गई। सो ये 5 मेन डॉक्यूमेंट थे जो इस कॉन्फ्रेंस रियो कॉन्फ्रेंस जो अर्थ समिट 1992 के अंतर्गत रिलीज किए गए। सो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि अर्थ समिट फेस्ट भी इसको नाम से जाना जाता है, कि रियो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी 1992 में, 3 से लेकर 14 जून को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बाद में एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD। सो जो वर्ल्ड समिट अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट 1992 हुई थी, उसके 10 साल बाद में, तो 1992 में हुई थी, उसको अपन ने क्या बोला? रियो कॉन्फ्रेंस। तो इसके 10 साल बाद में एक समिट हुई, उसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसको किस नाम से जाना गया? रियो+10, मतलब रियो कॉन्फ्रेंस के 10 साल बाद में हुई रियो+10। तो ये कब हो गई? 2002 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। सो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रियो+10 क्या है, कब हुई थी? तो रियो+10 हुई थी 2002 में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और इस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके 10 साल बाद में हुआ था रियो+20। और हम ये कह सकते हैं कि रियो कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद में, तो रियो कॉन्फ्रेंस सबसे पहले 1992 में हुई थी, उसके 10 साल बाद में मीन 2002 में क्या हुआ था? रियो+10। और इसके 10 साल बाद में हो गया मीन 2012 में क्या आ गया? रियो+20। तो बहुत बार एग्जाम में रियो+20 ऐसे टर्मिनोलॉजी दी जाती है, तो उनका मतलब क्या है? मु- तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हर 10 साल बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उनका नाम वो रियो से ही करते रहे, कि रियो कॉन्फ्रेंस के कितने टाइम बाद में वो कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो रियो+20 जो कॉन्फ्रेंस है उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। कब हुई थी? 2012 में। ये भी कहाँ हुआ था? रियो जेनेरियो, ब्राजील में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG, उनका ओरिजिन कहाँ हुआ था? उनका ओरिजिन रियो+20 कॉन्फ्रेंस 2012 में उनकी शुरुआत हो गई थी। ओके। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर इंक्लूडेड इन द एजेंडा 2030।
ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको एजेंडा 2030 में इंक्लूड कर लिया गया था 2015 से। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो टाइप के गोल हैं, एक तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको शॉर्ट में MDG के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोल्स कितने थे? तो देर आर 8 मिलियन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, एंड दीज आर ओरिजिनेटेड इन द ईयर ऑफ 2015। ये 2015 में आए थे, established following the Millennium Summit of United Nations in 2000। तो ये 2015 में आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव। ये यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है जिसने इनकी स्थापना की थी। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्सीडेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन 2016। तो 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए थे। उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही है वो 2016 में किस में कन्वर्ट हो गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है। सो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने थे? 8 गोल्स हैं। उनको मेजरमेंट कैसे किया जाता है? देर आर 21 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स टू मेजर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टारगेट और कितने इंडिकेटर यूज लिए जाते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को मेजर करने के लिए। तो 21 टारगेट और 48 इंडिकेटर्स। सो द टारगेट ईयर वाज, सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की टारगेट ईयर क्या थी? 2015। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एक्चुअली स्टार्टेड कब हो गए? तो 2000 में। और उनकी टारगेट ईयर थी कि 2015 से जो भी टारगेट है उनको अचीव कर लिया जाएगा। ठीक है। और 2015 मींस 2016 से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल किस में कन्वर्ट हो गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो हम देखते हैं कि आठ कौन कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। या कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें चारों ऑप्शन दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि 1 और 2 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं या ऑल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो आपको इनको 8 के नाम है वो याद रखना है। जो फर्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन सा है? इराडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर। ये इनके टारगेट हैं 50% फ्रॉम 1990 टू 2015। द सेकेंड इज द अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड इज द promote the gender equality. Then after reduce child mortality, the fifth goal is the improve maternal health. Sixth goal is the combat HIV, AIDS, malaria and other diseases. Seventh is the ensures environmental sustainability, and eighth goal was a global partnership for development. So these are the 8 millennium development goals. तो अब हम डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कब आए थे? 2000 में आए थे। और उनकी जो टारगेट लाइन कब थी? 2015। 2015 के बाद में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे? 8 थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? देर आर 17 sustainable development goals are present. So sustainable development goals are also known as global goals. So these are the collective 17 interlinking objectives designed to serve the shared blueprint for peace and prosperity for the people and planet now and into the future. तो फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए ऐसे ब्लूप्रिंट तैयार करना जो पीसफुल हो और जो प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देते हो। तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द आउटकम ऑफ, किसके आउटकम है? रियो +20 कॉन्फ्रेंस जो कि 2012 में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में।
एंड दीज आर नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर बाइंडिंग डॉक्यूमेंट और नॉन बाइंडिंग। सो दीज आर नॉन बाइंडिंग। सो ये कंट्रीज पे स्वैच्छिक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो इनको अप्लीकेबल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है। सो there are 92 paragraphs in the sustainable development goals, and these paragraphs having the 59 outlines and 17 sustainable development goals, and these goals are associated with 169 target and 132 और कई जगह 232 और कई जगह 304 इंडिकेटर के नंबर्स लिखे होते हैं। सो यू रिमेंबर बोथ द नंबर्स। सो दीज आर द 304 इंडिकेटर्स। सो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेनली यूपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने टारगेट और कितने इंडिकेटर्स आर एसोसिएटेड हैं विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसके द्वारा डेवलप किए गए? सो दीज गोल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA, UNGA. So these are the part of post 2015 development agenda for these organizations. So they are formal adopted by the UNGA resolution and called the Agenda 2030. Okay. So Agenda 2030 means इनका टारगेट था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेते हैं 2030 तक। Although there is no fixed date, जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कोई भी फिक्स डेट वैसे फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन एक टेंटेटिव डेट 2030 फिक्स की गई थी कि 2030 तक का जो भी टारगेट हैं डेवलप किए गए हैं उनको अचीव कर लेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF also taken the initiative to achieve the sustainable development goal by offering the support to the developing countries. In India, the Niti Aayog has released the second edition of Sustainable Development Goals India Index, Sustainable Development Goals India Index 2.0 by the Niti Aayog. So कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17. सो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द नो पुअर्टी, second is no hunger, third is the good health and well-being, fourth is the quality education, then after gender equality, sixth is the clean air and clean water and sanitation, seventh is the affordable and clean energy, eighth is the decent work and economic growth, ninth is the industry innovation and infrastructure, 10th is the reduce inequalities, then after 11 is the sustainable cities and communities, the 12th is the responsible consumption and protection. 13 is the climate action. 14 is the life below water. 15 is the life on land. 16 is the peace, justice, and strong institutions. And 17 is the partnership for the goals. So these are the 17 sustainable development goals. So friends, अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या कन्वेंशंस हैं और उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम उनकी ईयर देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कब हुआ था? 1971 में। तो ये टेबल इसलिए दी गई है कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इनकी ईयर के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए हमने सभी सारी ईयर्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं उनसे रिलेटेड। द स्टॉकहोम कन्वेंशंस इन 2001, साइट्स की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, बोन कन्वेंशन 1979 में स्थापित हुआ था। द वियना कन्वेंशन कब आया था? 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज कब आया था? 1992 में। रियो समिट जो फर्स्ट आई थी जिसको अर्थ समिट 1992 के नाम से भी जाना था, 1992 में आया था। UNCCD कब आया था? 1994 में। सो ये कुछ
इम्पोर्टेंट है, अगली स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब की सब इम्पोर्टेंट है, इनमें कोई भी लेस कोई भी कम इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपको सभी याद रखनी है। और इन सभी कन्वेंशंस के बारे में हम वन बाय वन अभी आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे विस्तार से। सो बेसल कन्वेंशन कब आया था? बेसल कन्वेंशन 1989 में। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी से रिलेटेड था, कब आया था? 2000 में। यूनाइटेड नेशंस रेड, REDD, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। ये कब आया था? 2008 में। देन नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में। किगली अमेंडमेंट कब आया था? 2016 में। मिनामाटा कन्वेंशन कब आया था? 2013 में। एंड रोटरडम कन्वेंशन कब आया था? 1998 में। सो ये बहुत सारे कन्वेंशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनकी ईयर्स है वो कब स्थापना हुई है, कब डेवलपमेंट हुआ था, कब एनफोर्स हुआ था, वो दी गई है। और अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ए ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। इसको ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी के नाम से भी जानता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सभी देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। The United Nations Environment Program is founded by the United Nations General Assembly UNGA के द्वारा, and the United Nations Environment Program was the result of Stockholm Conference, जो कब हुई थी? सबसे पहले 1972 में हुई थी, तो उसका एक ये आउटकम था। So the United Nations Environment Program was founded on the 5th June 1972 इन नेरोबी केन्या। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेरोबी केन्या में। और 5 जून 1992 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसी वजह से 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। The United Nations Environment Program also play the key role in the development of multilateral environmental agreements। जो अलग अलग देशों के बीच में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। सो जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के जो सेक्रेटेरिएट्स हैं, वो कई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको होस्टिंग करता है। करंटली द 9 मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स आर टेकन केयर बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और वो कौन कौन से हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, Convention on International Trade in the Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals CMS, Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer, Minamata Convention on Mercury, Basel Convention, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, and Rotterdam Convention। तो अब हम डिस्कस करते हैं वियना कन्वेंशन के बारे में, जो कि 1985 में आया था। तो ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? ये कन्वेंशन था ओजोन लेयर, द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। दिस इज वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन, हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये कब अडोप्ट हुआ था? 1985 में। और फोर्स में कब आया था? 1988। तो अडोप्शन और फोर्स में आना, इसका मतलब क्या होता है? अडोप्शन मीन्स ये प्रस्तावित किया गया कि इसको कन्वेंशन का डेवलपमेंट करते हैं। तो कौन सी ईयर में प्रस्तावित किया गया? 1985 में। और इसको फिर ओपन कर देते हैं अलग अलग कंट्रीज की, मतलब कंट्रीज को इसमें जुड़ने के लिए, उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। देन आफ्टर दे दिस कन्वेंशन केम इनटू द फोर्स। तो अडोप्ट करना और फोर्स में आना, इसीलिए दो सेपरेट डेट होती हैं। सो एग्जाम में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे वियना कन्वेंशन came into the force in which year? So 1988, and it was adopted in which year? 1985। उसके बाद में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कब आया था? 1987 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर को भी ध्यान में रखें।
सो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? इस वाज ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, शॉर्ट में ओडीएस बोला जाता है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन काम था, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो कनाडा में इसकी जो मीटिंग हुई थी, सो दैट्स वाई इस नेम गिवन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो इसका मेन काम था कि जो ओडीएस है, ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस है, उनको यूज को कम करना। So the Montreal Protocol was adopted in which year? 1987, and it was came into force in 1989. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे एक बार हो गया तो उसकी हर एक दो साल से मीटिंग होती थी, और उन्हीं मीटिंग को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता था जिस लोकेशन पे होती हैं। तो इसी कड़ी में 2016 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक मीटिंग हुई कि किगाली, किगाली एक जगह है जिस जगह पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक मीटिंग हुई, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया जिसको किगली अमेंडमेंट नाम दिया गया, जो कौन सी ईयर में होता? 2016 में। एंड ये अमेंडमेंट क्या किया गया? फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द सम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन काम क्या था? कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को कम करना, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑल दीज थिंग्स। बट 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज को भी कम करना या उनको फेज डाउन करना भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, जिसको नाम दिया किगली अमेंडमेंट। उसके बाद में बेसल कन्वेंशंस। तो बेसल कन्वेंशन कब आया था? 1989 में। और बेसल कन्वेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, जो जिससे किससे रिलेटेड है? फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। सो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट क्या होता है? कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हजार्डस वेस्ट की मूवमेंट को बेसल कन्वेंशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसकी गाइडलाइंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो ये हजार्डस वेस्ट का मूवमेंट कैसे होता है, उसका डिस्पोजल कैसे करना है, उसी से रिलेटेड है। तो ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1989 में। और फोर्स में कब आया था? 1992 में। So this Basel Convention also focuses on the preventing the transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. So जो भी developed countries हैं वो more amount of the hazardous waste, they are producing more amount of hazardous waste. So they sometimes they deposit or they dispose of their hazardous waste into the less developing or poorer countries. So it also reduce or stop or monitor the movement of hazardous waste from developed country to developing countries. Now next is the Cartagena Protocol. कब आया था? 2000 में, 2000. So it is related on the biosafety to the Convention of Biological Diversity. ये mainly biosafety से related था। ये कब अडोप्ट हुआ था? 2000 में। एंड फोर्स में कब आया था? इन 2003 में। उसके बाद में यूएन रेड एंड रेड प्लस। सो ये क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि प्लस का मतलब क्या होता है। सो द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सो फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन से और डिफोरेस्टेशन से जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना, उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम को जो यूएन रेड को किसके द्वारा डेवलप किया गया? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो ये तीन जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, कौन कौन सी? FAO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन तीनों एजेंसियों ने मिलकर UN रेड प्रोग्राम की स्थापना की। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस द इमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था? 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बाद में रेड प्लस आया। तो रेड प्लस में प्लस का मतलब क्या है? सो रेड प्लस क्या है? इट इज ए फाइनेंसिंग मॉडल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। सो बेसिकली द रेड प्लस क्या, एक फाइनेंशियल मॉडल भी इंक्लूड करता था। रेड प्लस का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया?
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफ ट्रिपल सी इन 2013 में इसको फॉर्मेशन किया गया रेड प्लस का। जहाँ पे प्लस क्या इंडिकेट करता है? प्लस इंडिकेट करता है रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करना, ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ प्लस ऐड करने पे और क्या क्या ऐड हो गया? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनहांस द कार्बन स्टॉक इन द डेवलपिंग कंट्रीज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड रेड प्लस। रेड का डेवलपमेंट फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया? एफएओ, यूनेप एंड यूएनडीपी के द्वारा 2008 में। जबकि रेड प्लस की डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया? यूएनएफ ट्रिपल सी की 2013 में। अब हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज। सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द आईपीसीसी। आईपीसीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इट इज वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज द फुल फॉर्म। एग्जाम में बहुत बार आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो द फुल फॉर्म इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका ध्यान रखिए, दिस इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब स्थापना हुई थी? 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा आईपीसीसी की स्थापना की गई। तो आईपीसीसी एक ऐसी बॉडी है जो कोई रिसर्च नहीं करती है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। जो भी ग्लोबली जो भी रिसर्च हो रहा है उसको कलेक्ट करती है और उससे रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्शंस हैं उन पे काम करती है। तो जो भी ये रिपोर्ट पब्लिश करती है उसको असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जा चुकी हैं। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी, सेकंड कब हुई थी? तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो 1990 में पब्लिश हुई थी। सेकंड है 1995 में पब्लिश हुई थी। थर्ड रिपोर्ट 2001 में पब्लिश हुई थी। फोर्थ 2007 में पब्लिश हुई थी। फिफ्थ 2014 में। और जो रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो कब हुई थी? सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट कब हुई है? 2021 2021 में सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट का पब्लिकेशन आईपीसीसी के द्वारा किया जा चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। सो यूएनएफ ट्रिपल सी की भी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है कि यूएनएफ ट्रिपल सी का मतलब क्या है। सो इट इज ए ट्रीटी दैट टेक द एक्शन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज थ्रू द अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट। तो यूएनएफ ट्रिपल सी है वो क्यों अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन जो एफर्ट है उन पे काम करके क्लाइमेट चेंज को कम करती है बाय द कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो यूएनएफ ट्रिपल सी कब अडोप्ट हुआ था? 1992 में। और ये फोर्स में कब आया था? इन 1994 में। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इट इज द सेक्रेटरीट लोकेटेड इन द बोन, जर्मनी। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी का? टू अचीव स्टेबिलाईजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर। सो एटमोस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो गई, उसको स्टेबिलाईज करना और उसको उस लेवल पे लाना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, इन्वायरमेंट को कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कब आया था? 1997 में। सो ये प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? द प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू द टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और सबसे पहले जो कि 6 ग्रीन हाउस गैसेज को लिस्टिंग किया गया था, दिया गया था, वो किस में दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल ने जो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है उनकी लिस्ट की थी और उनका नंबर कितना था? 6। सो दिस वाज अडोप्टेड इन द क्योटो जो कि जगह जिस जो जापान में है ऑन 11 दिसंबर 1997 को। एंड फोर्स में कब आया था ये? 16 फरवरी 2005 को ये फोर्स में आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब आया था, कब फोर्स में आया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस
कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इंक्लूड की गई थी? कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इनका नाम याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 ग्रीन हाउस गैसेज। सो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दो फेज थी। फेज फर्स्ट कब से कब तक थी? फेज 2005 से 2012 तक फर्स्ट फेज थी, जिसका टारगेट था कि इमिशन को 5% से कट करना, 5% से कम करना। और जो सेकेंड फेज है वो 2013 से 2020 तक थी, और जिसका टारगेट क्या था कि जो इमिशन को है 18% से रिड्यूस करना, 18% से कम तक लाना। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उनमें इमिशन को 18% से कम करना इसका सेकेंड फेज का टारगेट था। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 3 मैकेनिज्म होती हैं। कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM, JI, joint implementation, and third is the इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। सो ये 3 मैकेनिज्म है वो क्योटो प्रोटोकॉल की अंतर्गत आती हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर अलग अलग देशों को या बहुत सारे देशों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और उन ग्रुप के नाम भी कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, जैसे अनेक्स 1 कंट्रीज। अनेक्स 1 कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, UK एंड रशिया। इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन, जिन कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजिशन में, लाइक ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, टर्की एंड यूक्रेन, ये कंट्री अनेक्स 1 में आती हैं। अनेक्स सेकेंड में कौन सी कंट्रीज आती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, जो कि रिक्वायर द प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। अनेक्स बी, अनेक्स बी में कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो अनेक्स 1 पार्टीज विद फर्स्ट और सेकंड राउंड क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस इमिशन टारगेट। सो जो अनेक्स फर्स्ट और के राउंड के बाद में जो कंट्रियां बच गई थी वो अनेक्स बी ग्रुप में आती हैं। एंड दीज आर द कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट रिड्यूस द GHG इमिशन। इनके साथ जो अनेक्स बी कंट्री है उनके साथ कंपल्सरी बाउंडिंग है कि उनको ग्रीन हाउस गैस के जो टारगेट है उन पे काम करना पड़ेगा, GHG को रिड्यूस करना पड़ेगा। देन आफ्टर नॉन अनेक्स 1 कंट्रीज, सो दीज आर द पार्टीज टू द UNF ट्रिपल सी, मतलब UNF ट्रिपल सी की पार्टीज है, उनके मेंबर हैं, एंड आर नॉट लिस्टेड इन द अनेक्स 1 कंट्रीज। ओके, दे आर मेनली लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इन्हीं कंट्रीज पे नो बाइंडिंग ऑफ द टारगेट टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज। सो जो भी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अनेक्स नॉन अनेक्स 1 कैटेगरी में आती है, और उन पे कोई भी नो बाइंडिंग है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। देन आफ्टर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिन पे भी कोई बाइंडिंग और कोई टारगेट नहीं है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड। तो नाउ द पेरिस एग्रीमेंट। सो पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? 2005 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन पेरिस पेरिस एग्रीमेंट, ये कब आया था, इस क्या एड्रेस किया था, क्या इसके अंदर था? सो पेरिस एग्रीमेंट को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि COP 21 है वो पेरिस में हुई थी, और वहां से ही पेरिस एग्रीमेंट का ओरिजिन हुआ था। सो वी कैन से दिस इज द आउटकम ऑफ COP 21, and it was adopted in 2015 to address the climate change and its negative impact. सो ये मेनली किसको एड्रेस करता है कि क्लाइमेट चेंज के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको ये एड्रेस करता है। सो इट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, so earlier the Kyoto Protocol was dealing with the climate change. So in 2015 the Kyoto Protocol was replaced by the Paris Agreement. So कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिप्लेस्ड बाय द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, एंड इसका एम क्या था? तो इसका एम था टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज in this century below 2 degrees centigrade above the pre-industrial level. ओके, सो टेम्परेचर को है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो करना, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से।
इसके अलावा ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये फाइनेंशियल एड्रेसिंग द फाइनेंशियल लॉसेस vulnerable countries due to the climate change. It help developing countries to adopt the climate change and transition to the clean energy and non-legally binding on the developed countries. So ये यहाँ पे है कि पेरिस एग्रीमेंट वाज ए नॉन लीगली बाइंडिंग ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन पे पेरिस एग्रीमेंट का कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। दिस इज द स्वैच्छिक बाइंडिंग। देन आफ्टर नागोया प्रोटोकॉल। ओके, सो द नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में आया था और ये फोर्स में कब आया था? 2014 में। तो इट वाज रिलेटेड टू द एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from their utilization ABS to the convention on biological diversity। सो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो भी बेनिफिट्स हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग से रिलेटेड नागोया प्रोटोकॉल था। Then after the Kigali Agreement, so we already discussed, it was a amendment in the Montreal Protocol. It was adopted in 2016 and came into force in the 2019. Now the National Action Plan on Climate Change NAPCC. So ये भी एक बहुत important topic है climate change से related. So this was launched by the Government of India in 2008 by the Prime Minister's Council on Climate Change। सो ये जो काउंसिल है इसके द्वारा 2008 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसी प्रोग्राम के अंदर 8 मिशंस इंक्लूडेड थे। कौन से 8 मिशंस हैं? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कौन से मिशंस आर इंक्लूडेड इन द NAPCC। सो नेशनल सोलर मिशन, National Mission on Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, National Mission for a Green India, National Mission for Sustainable Agriculture, and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change। सो ये 8 मिशन हैं, उनको आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको गवर्न किया जाता है और उनके क्या कुछ स्पेसिफिक एजेंडा है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2010 में। उसके बाद में नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। नेशनल वाटर मिशन को किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्न किया जाता है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा गवर्न किया जाता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा गवर्न किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो हर मिशन को कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और एजेंसी है वो हैंडल कर रही है। सो नेशनल वाटर मिशन का क्या टारगेट था कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी को 20% तक बढ़ाना, ये इसका टारगेट था नेशनल वाटर मिशन का। अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत बार हम जब भी क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी या कभी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कोप के बारे में काफी बार पूछा जाता है या कोप टर्मिनोलॉजी का काफी बार यूज होता है। सो कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंसेज ऑफ पार्टीज, या कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो बेसिकली दो टाइप की कोप होती हैं। एक कोप होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एक कोप होती है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से। तो आपको हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले चेक करना है कि ये कोप किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कोप है उनका ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं।
और जो कोप जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है उनको कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस सीबीडी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में हुई थी 1995 में। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कोप जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थी वो 1994 में नसाउ बहामास में ऑर्गेनाइज की गई थी। सो अब आप समझ गए होंगे कि कोप में क्या डिफरेंस होता है कि क्लाइमेट चेंज एक कोप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है, एक कोप बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है। तो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा था उसको सबसे पहले पढ़ना फिर उसका आंसर करना। सो अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कोप रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। ओके। सो सबसे जो पहली कोप है वो 1995 में हुई थी, बर्लिन में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पहले यही एग्जाम में क्वेश्चन आते थे कि कोप 7 कहाँ पे हुई, कोप 8 कहाँ पे हुई थी। लेकिन इतनों को याद करना थोड़ा मुश्किल है तो हम सबसे पहले जाते हैं कि अब तक टोटल 2023 तक 30 कोप हो चुकी हैं। ओके। 2023 तक लगभग कितनी कोप हो चुकी है? 28 कोप ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो कोप 28 2023 में ऑर्गेनाइज की गई, कहाँ पे की गई थी? दुबई में। कोप 29 को कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? टीबीसी में। और कोप 30 को कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? बेलेम में। तो 2025 में कोप 30 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि कहाँ पे होगी? बेलेम। बेलेम एक ब्राजील में सिटी है, ब्राजील में। और ये कह सकते हैं कोप 30 कहाँ पे होगी? ब्राजील में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोप 30 बेलेम कहाँ पे है? ये एक सिटी है, कौन सी कंट्री में? ब्राजील में। उसके बाद में कोप 29, कोप 29 कहाँ पे होगी? टीबीसी। टीबीसी मेनली, टीबीसी का जो फुल फॉर्म है मेनली हुआ है द बॉर्डर कंसोर्शियम। द बॉर्डर कंसोर्शियम, जिसमें कई कंट्रीज आती है लाइक जैसे म्यांमार, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको द बॉर्डर कंसोर्शियम के नाम से जाना जाता है। एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोप 29 को। और कोप 30 को किया जाएगा बेलिन ब्राजील में। तो 2023 में कौन सी कोप हुई है? तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोप 28 कब हुई, तो जनरली जब कोई कोप के बारे में पूछा जाता है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है। जब तक आपको बायोडाइवर्सिटी का नाम नहीं देता तब तक आप उसे क्लाइमेट चेंज से मान के चले, ठीक है। तो चलिए अब हम जो भी ट्रीटीज और कन्वेंशन हैं वो जो पोल्यूटेंट से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? 2001 में। और ये किससे रिलेटेड था? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। ये 2001 में अडॉप्ट हुआ था, कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और फोर्स में कब आया था? 2004 में। लेकिन इंडिया ने इसको रेटिफाई कब किया था? 2006 में। इंडिया ने 2006 के बाद में इसके जो भी शर्तें थी उनको माना। सो दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन ने एक है 12 जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया जिसको किस नाम से जाना? डर्टी डर्जन। डर्टी डजन केमिकल्स। ओके। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, 9 9 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको डर्टी डजन नाम दिया गया। तो इसके अंदर मेनली इसी स्टॉकहोम कन्वेंशन ने डीडीटी जो कि मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है, और कई भी जो डाईऑक्सिन फ्यूरोन है उनसे रिलेटेड कई लिमिट गाइडलाइन की गई और उनके यूज पे कंट्रोल से रिलेटेड कई प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट किया गया।
सो इस कन्वेंशन के अंतर्गत 12 डिस्टिंक्ट केमिकल को है वो कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी में 8 पेस्टिसाइड को इंक्लूड किया गया। कौन के हैं 8 पेस्टिसाइड? कौन कौन से हैं? एल्ड्रीन, क्लोडेन, डीडीटी, डाईएल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स and texafen. These are pesticide. The second category is the 2 industrial chemicals. कौन से हैं? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। एंड उसके बाद में 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स लाइक डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स। सो इन्हीं केमिकल के यूज पे बैन करने के लिए और बैन करना इसका मेन एम है, मतलब ये कह सकते हैं इसका मेन टारगेट था, मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद में आता है रोटरडम कन्वेंशन, जो कब आया था? 1998 को आया था। तो ये किससे रिलेटेड था? इससे ये रिलेटेड था प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पीआईसी प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी कुछ केमिकल है, हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड है, उनसे रिलेटेड ये रोटरडम कन्वेंशन था, जो कब आया था? 1988 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और फोर्स में कब आया था? ये 2004 में फोर्स में आया था। इसके बाद में आता है मीनामाटा कन्वेंशन। सो मीनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मरकरी। सो मीनामाटा डिजीज जो कि मेनली किससे होती है? मरकरी। और हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मरकरी और मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से मीनामाटा डिजीज होती है। तो मेनली मीनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? मीनामाटा मर्क्यूरी और उसके एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड था। ये 2000 में किया गया और ये फोर्स में 2017 में। तो अब हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या कन्वेंशंस हैं और क्या क्या ट्रीटीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन कब आया था? 1971 में। और ये रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, आर्द्र भूमिज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1971 में अडॉप्ट हुआ था ये। और सब कन्वेंशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले 1971 में द सिटी ऑफ ईरान, रामसर। रामसर जो एक ईरान की सिटी है उसमें हुआ था, जो केप्सियन सागर है उसके साउदर्न शोर पे ये स्थित है, सिचुएटेड है। ये फोर्स में कब आया था? 1975 में। एंड इट वाज केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में कब फोर्स में आया था ये? 1982 में। मींस ये कह सकते हैं इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? 1982 में। सो जो भी वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन वेटलैंड का इंपोर्टेंस है, उन्हीं को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। सभी वेटलैंड को नहीं किया गया, कुछ कुछ वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। सो 2022 तक लगभग 54 डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स आर प्रेजेंट इन द इंडिया। एंड इन द February 2023 को 75 रामसर साइट आर डेजिग्नेटेड इन द इंडिया। एंड द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल कब आए थे? 2017 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन टर्म है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। सो ये कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है, जिसके अंदर जो भी वेटलैंड साइट लिस्ट है उनका हिसाब किताब लिखा जाता है। तो इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑन इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। वेट जो भी कोई वेटलैंड में इकोलॉजिकल चेंज आता है, या जो भी कोई चेंज होने वाला है, पोल्यूशन होने वाला है डेवलपमेंट की वजह से, या कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, या पोल्यूशन की वजह से, उसको रिकॉर्ड करना, वही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। ओके, सो इट इज ए पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक रामसर लिस्ट। सो प्रेजेंटली अगर एक क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट में इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं? 75। और वेटलैंड, कितनी वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर साइट है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। सो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंडिया में 2 वेटलैंड्स हैं। कौन कौन सी हैं?
केवलादेव नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और सेकंड वन इज द लोकटक लेक जो कहाँ पे है, मणिपुर में। ये दो ही वेटलैंड साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर में है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन सी वेटलैंड साइट है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, तो केवलादेव नेशनल पार्क अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान के अंदर में जो रामसर वेटलैंड है उनका कितना एरिया है, तो उनका एरिया कितना है, 269 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रामसर साइट द्वारा कवर किया जाता है। देखो, एक वेटलैंड टर्म होता है और एक होता है रामसर वेटलैंड, दोनों अलग अलग है। रामसर वेटलैंड में केवल कुछ ही वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है, जबकि सभी वेटलैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वेटलैंड के नंबर किसी भी स्टेट या कंट्री में बहुत ज्यादा होते हैं और रामसर वेटलैंड्स के नंबर बहुत कम होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी रामसर साइट है वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है। सो लार्जेस्ट का अगर देखते हैं तो सुंदरबन वेटलैंड है वो सबसे बड़ा, जो कि वेस्टलैंड में है, सबसे बड़ा है। क्या साइज क्या है उनका, 4230 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट रामसर साइट देखें तो दो स्मॉलेस्ट रामसर साइट हैं। वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु में है, उसका एरिया भी 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। और रेणुका लेक जो हिमाचल प्रदेश में है उसका भी 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दोनों ही स्मॉलेस्ट रामसर साइट हैं। और ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन सी है, केवलादेव घना नेशनल पार्क 1981 में, और चिल्का लेक वो भी 1981 में। ये इनको रामसर साइट में इनको वेटलैंड की साइट में, रामसर की साइट में इंक्लूड किया गया था। तो ये दो ओल्डेस्ट रामसर साइट है। सो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट रामसर साइट्स इन द इंडिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में कितनी वेटलैंड, रामसर वेटलैंड है। वेटलैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं रामसर वेटलैंड साइट की। सो रामसर वेटलैंड साइट इन राजस्थान में कितनी है, दो। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, भरतपुर में। दूसरी है सांबर लेक जो कहाँ पे है, जयपुर। सो केवलादेव नेशनल पार्क जो वेटलैंड है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है, इसको इंक्लूड किया गया है। और ये जो है वो मेन साइट है, किसका साइट है, साइबेरियन क्रेन के लिए। वो जो सांबर लेक है वो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। और इसका की जो मेन अट्रैक्शन क्या है सांबर लेक का, फ्लेमिंगो, जो कि विंटर टाइम पे यहाँ पे फ्लेमिंगो आते हैं। तो ये इसका द मेन अट्रैक्शन इज द फ्लेमिंगो। नाउ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, जो कि भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो ये मेनली जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इसको कब अडोप्ट हुआ था, 1992 में। और ये फोर्स में कब आया था, 1993, एक साल बाद में ही फोर्स में आ गया था। तो इंडिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में। एंड जो सीबीडी का सेक्रेटरीट कहाँ पे स्थित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और ये किसके अंडर में ऑपरेट होता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में ये ऑपरेट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कार्टिजिना प्रोटोकॉल, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कार्टिजिना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, 2003 में फोर्स में आया था। नागोया प्रोटोकॉल जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। एंड 2021 में आया था क्यूनमिंग डिक्लेरेशन। ओके, तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोप 15, उसका ये आउटकम था, क्यूनमिंग डिक्लेरेशन। अब हम देखेंगे कि कोप ऑन बायोडाइवर्सिटी, से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन सी कोप है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोप अब तक कितनी हो चुकी हैं, 28 हो चुकी हैं। और 28वीं कहाँ पे हुई थी, दुबई में। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कितनी कोप हो चुकी हैं, 15। और 15वीं कोप जो कि 2023 में कहाँ पे हुई थी, नैरोबी केन्या में। और पहली कब हुई थी कोप, नसायु बहामास में। तो जनरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कोप है वो हर साल होती है, जबकि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोप्स जनरली हर 2 साल
2 ईयर के गैप पर होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था। 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और आईयूसीएन ने आईयूसीएन रेड लिस्ट का फॉर्मेशन किया था। आईयूसीएन रेड लिस्ट जिसके अंदर जो भी संकटाग्रस्त ग्रस्त स्पीशीज हैं, जो भी थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, उनकी लिस्टिंग की गई थी। ग्लोबली जितने भी प्लांट और एनिमल्स की जो संकटाग्रस्त स्पीशीज हैं, उनकी लिस्टिंग की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि रेड लिस्ट किसके द्वारा की गई थी? आईयूसीएन के द्वारा। और इस लिस्ट के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? प्लांट और एनिमल दोनों की जो भी संकटाग्रस्त स्पीशीज होती है, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। द IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइज एंड डिफाइन द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीशीज असेस्ड। ये स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को डिफाइन करता है कि उसका स्टेटस क्या है, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का, उस कितने टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सबको डिफाइन करता है, असेस करता है। साथ ही IUCN ने 9 कैटेगरीज दी हैं। जो भी स्पीशीज संकटाग्रस्त है, जो भी स्पीशीज है, उनको 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और वो 9 कैटेगरी कौन कौन से? वो नॉट इवेल्युएटेड से लेके एक्सटिंक्ट तक 9 कैटेगरी हैं, जिनके अंदर 3 कैटेगरी जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये 3 कैटेगरी हैं जिनके तौर पर include किया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जितनी भी स्पीशीज है उनको दो कैटेगरी में, सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है इवेल्युएटेड और दूसरी है नॉट इवेल्युएटेड। मतलब कितनी स्पीशीज को असेस कर चुके हैं, कितनी को नहीं कर चुके हैं। और जो असेस कर चुके हैं, इवेल्युएटेड कर चुके हैं, उनको फिर दो कैटेगरी में। एक तो जिनके डाटा सफिशिएंट हैं, जिनको एडिक्वेट डेटा में क्लासिफाई कर दिया। दूसरे है डेटा डेफिशिएंट में क्लासिफाई कर दिया। जो एडिक्वेट डेटा वाली हैं, उनको फिर से अलग अलग कैटेगरी में, जैसे लिस्ट लिस्ट कंसर्न, मतलब ये सफिशिएंट नंबर में है। उसके बाद नियर थ्रेटन्ड, उसके बाद में थ्रेटन्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर 3 सब कैटेगरी है: वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और उसके बाद में एडिक्वेट वाली को एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। सो 9 कैटेगरी हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो थ्रेटन्ड जो कैटेगरीज हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? तो उसके अंदर आती है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये जो 3 कैटेगरी हैं वो इसी के अंदर आती हैं। तो ये 9 कैटेगरी हैं जो आयुषेन के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की से लेके राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मींस स्पीशीज के नंबर कम हो जाते हैं। दे आर मोर नियर टू एक्सटिंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। सो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए जो कन्वेंशन हुआ था, वो कब स्टेब्लिश हुआ था? कब हुआ था? 1994 में। तो इसका मेन टारगेट या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर लैंड एंड एंश्योर द सेफर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। सो इट इज ए ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क। जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क था, जो ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, जो कि डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करता है। ओके। द कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये 3 प्रिंसिपल पे ये कन्वेंशन काम करता है। नेक्स्ट इज द बोन कन्वेंशन।
सो बोन कन्वेंशन कब आया था? 1979 में। और ये किस पे था? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो जो भी वाइल्ड एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये बोन कन्वेंशन था। तो ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1979 में। और फोर्स में कब आया था? 1983 में। इसको शॉर्ट में सीएमएस के भी नाम से भी जाना जाता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो इंडिया होस्टेड 30th कोप ऑफ सीएमएस। ठीक है। तो बोन कन्वेंशन की जो 13वीं कोप है वो इंडिया ने होस्ट की थी। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में 2020 में। सो इस कन्वेंशन में दो अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स फर्स्ट है वो किससे है? इट इज ए लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड और थ्रेटन टू द एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के नजदीक हैं। और जो सेकंड अपेंडिक्स है वो क्या है? अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस। जो भी स्पीशीज है उनका अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस है, उनसे रिलेटेड ये दूसरा अपेंडिक्स है। और ये कह सकते हैं सेकंड लिस्ट इनसे रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करेंगे साइट्स, जो कि कब आया था? 1963 में। साइट्स मीन द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सो ये इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा से रिलेटेड था। ये 1963 में अडॉप्ट हुआ था, फोर्स में 1975 में आया था। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? यूनेप के द्वारा, जिसका लोकेशन का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर फोम। सो इट इज ए ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी established by the members from the willing countries to embark on a global campaign to protect the tiger. सो जो भी कंट्रीज जिनमें टाइगर की पॉपुलेशन है, वो जो कंट्रीज विलिंग है, उनका एक ग्रुप बन के उन्होंने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल टाइगर फॉर्म का डेवलप किया गया। तो ये कब बना था? ये 1993 में इसको फॉर्म किया गया था। और मेनली द ग्लोबल टाइगर फॉर्म किसका रिकमेंडेशन था? इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन इन न्यू दिल्ली में एक सिंपोजियम हुआ था, जिसके अंदर ये रिकमेंडेशन रखी गई थी, यह मुद्दा रखा गया था कि ग्लोबल टाइगर, जो भी टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्म का डेवलपमेंट किया होना चाहिए। एंड देन आफ्टर द ग्लोबल टाइगर फॉर्म वाज डेवलप्ड एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ग्लोबल टाइगर फॉर्म लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, इंडिया। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन द इंडिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, आंदोलन है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट मूवमेंट वाज द बिश्नोई मूवमेंट। ओके, बिश्नोई आंदोलन। तो ये आंदोलन कब हुआ था? आप सब लोग इस आंदोलन के बारे में जानते हैं। ये आंदोलन आया था 1700 में लगभग हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? ये राजस्थान में खेजड़ली नाम की एक जगह है, जोधपुर के पास, जहाँ पे ये मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था। मेनली एक लेडीज है, अमृता देवी, उसका इसमें मेन रोल रहा था और ये लीडिंग लेडी रही थी इस मूवमेंट की। तो इसका जो मेन टारगेट था कि जो प्लांट्स हैं उनको कटिंग या कट करने से बचाना। इसके पीछे एक स्टोरी है कि राजा ने एक बार आदेश दिया कि जो भी इस एरिया में प्लांट्स हैं उनको काट के लाया जाए, लेकिन वहाँ के जो लोकल पर्सन थे वो प्लांट्स को बहुत ही स्केर्ड, मतलब पवित्र मानते थे। तो उन लोगों ने उनको काटने दिए और प्लांट्स के चारों ओर चिपक गए थे, उनको हक कर लिया था। तो राजा के सैनिकों ने काफी लोगों को, लगभग 363 लोगों को काट दिया था पेड़ों के साथ ही इस मूवमेंट के दौरान। सो इट इज ए बिग मूवमेंट दैट टाइम फॉर टू सेव द ट्रीज। So the Vishnoi movement mainly was influenced by the teachings of Guru Maharaja Jambhaji. So गुरु जम्बाजी थे, उनके आइडियाज से ये रिलेटेड था, उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड था।
जो वहाँ के लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं। सो जो दूसरा और सेकंड मोमेंट है दैट इज द चिपको मोमेंट, जिसको हक द ट्री मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1973 में ये कहाँ पे हुआ था? चामोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि जिसको अभी टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाता है, उत्तराखंड में। उस एरिया में ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और मेनली द सुंदरलाल बहुगुणा, ये आप पिक्चर देख सकते हो, दिस इज पर्सन है सुंदरलाल बहुगुणा, और उसके कुछ गांव वाले और उस एरिया के लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम की अगुवाई की थी उस टाइम पे। तो मेनली उस एरिया में कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी पेड़ है उनको काटने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनका विरोध किया और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया। सो उसके बाद में 1978 के बाद में ये प्रोग्राम चिपको मूवमेंट एक बड़े एरिया में फैल गया था, और जो भी आदेश थे पेड़ों को काटने के लिए वो गवर्नमेंट के द्वारा रोक दिए गए। देन आफ्टर द नेक्स्ट मूवमेंट इज द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली करंट में एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि केरला में स्थित है। ओके, साइलेंट वैली। रिचर्ड कार्सन ने एक बुक भी लिखी है, रिचेल कार्सन, एंड द बुक नेम इज द साइलेंट वैली। एक बहुत ही फेमस बुक है जो रिचल कार्सन के द्वारा लिखी गई है। तो द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ था? 1978 में। साइलेंट वैली जो कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है। मेनली इस मूवमेंट के लिए केरला शस्त्र साहित्य परिषद के एसएसपी, जो कि एक एनजीओ है, और वहाँ की एक जो पोएट एक्टिविटिस्ट है सुगाता कुमारी, इन दोनों ने मिलकर काफी एक बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अंतर्गत क्या था कि मेनली वहाँ पे एक केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को प्रपोज किया कि बिजली बनाने के लिए, लेकिन उसकी वजह से साइलेंट वैली को काफी डैमेज हो रहा था। इसलिए लोकल लोगों ने इसका काफी विरोध किया, और विरोध की वजह से उस टाइम पे राजीव इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इन 1981 द इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड द साइलेंट वैली एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। उसके बाद में द नेक्स्ट मूवमेंट इज द जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन, तो ये आंदोलन कौन सी ईयर में आया था? 1982 में। ये सिंहभूम बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी। जो सिंहभूम के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके द्वारा इस जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने वहाँ के जो साल फॉरेस्ट हैं, नेचुरल साल फॉरेस्ट, उनको रिप्लेस करने का प्लान बना लिया था टीक फॉरेस्ट से। सो वहाँ के ट्राइबल्स लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। सो दिस मूव वाज कॉल्ड बाय मनी ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। और उसके बाद में मूवमेंट कहाँ, झारखंड और उड़ीसा में स्प्रेड हो गया था। वहां भी काफी लोगों ने गवर्नमेंट के जो इस टाइप के डिसीजन थे उनका विरोध किया। द नेक्स्ट मूवमेंट इज द एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट ये भी एक चिपको मूवमेंट की तरह मूवमेंट था, लेकिन ये कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। द उत्तराखंडा एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में हुआ था। इसका ओरिजिन मेनली पांडुरंगा हेगड़े पर्सन था, जिसने इसको बड़े पैमाने पे लाया, और मतलब इस आंदोलन को चलाया, एपिको मूवमेंट। बेसिकली ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? द फेलिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। मेनली जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनके कॉमर्शियलाइजेशन को रोकने के अगेंस्ट इस आंदोलन को चलाया गया। ओके, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा चिपको मूवमेंट का साउथ वर्जन, कौन सा मूवमेंट है साउथ वर्जन? जो चिपको मूवमेंट है उसका साउथ वर्जन कौन सा मूवमेंट है? एपिको मूवमेंट। ओके, एपिको मूवमेंट को लोकल लैंग्वेज में वहां पे एपिको चालूवली के नाम से भी जाना जाता है, चालूवली। द नेक्स्ट मूवमेंट इज द नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनबीए, जो कि 1985 से शुरू हुआ था, जिसकी लोकेशन कहाँ थी? नर्मदा रिवर, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में बहती है।
मैन जो मेधा पाटकर और बाबा आमटे जो लीडिंग पर्सन थे, जिन्होंने इस आंदोलन को जीवित रखा और उसको शुरुआत की। मेनली इस आंदोलन का मुख्य काम था कि नर्मदा रिवर के बीच में कई बड़े बड़े डैम बनने थे, तो इन लोगों ने मिलके वो जो डैम बनना है उसका विरोध किया और काफी डैम रोकने में सक्सेसफुल भी हुए। The movement was started as a protest for not providing proper rehabilitation and resettlement for the people who have displaced by the construction of सरदार सरोवर डैम। जब गवर्नमेंट ने सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया तो जो भी लोग वहां से डिस्प्लेस हुए उनके लिए प्रॉपर कोई रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की नहीं की। तो उसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई। द नेक्स्ट इज द टेरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। ये जो टेरी डैम कॉन्फ्लिक्ट है वो हुआ था जो 1990s में हुआ था। इसकी लोकेशन कहाँ थी? भागीरथी नियर द टेरी टेरी उत्तराखंड में, उसके निकट इसका ओरिजिन हुआ था। मेनली सुंदरलाल बहुगुणा वो इससे रिलेटेड था, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसका जो मेन टारगेट, मेन पर्सन प्रोटेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहेबिटेंट्स एंड द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वीक इकोसिस्टम। इनका कहना यह था कि टेरी डैम की वजह से वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और वहां का जो इन्वायरमेंट है और इकोसिस्टम है वो कमजोर पड़ जाएगा और इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होगा। तो इसके लिए टेरी डैम कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत 1990s में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स और आंदोलन के बारे में डिस्कस किया जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। अब हम कुछ देखेंगे कि कुछ पॉलिसीज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की गई हैं जो कि मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उनको देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 19 कब आई थी? 1988 में। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी? 2000 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी? 2000 में। नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई थी? 2002 में, इंपॉर्टेंट है। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी कब आई थी? 2006 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल कब आई थी? 2018 में आई थी। ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी कब आया था? 2019 में। उसके बाद में नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कब आया था? 1992 में। उसके बाद में नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 में। राजस्थान इन्वायरमेंट पॉलिसी कब आई थी? 2010 में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जो इंडिया की नेशनल पॉलिसी है वो 2006 में आई थी और राजस्थान की इन्वायरमेंट पॉलिसी 2010 में आई थी। राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 में आई थी। राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी 2023 में आई थी। राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 2010 में आई थी और अभी रिसेंट में रिवाइज पॉलिसी आई है राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2021। एंड राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? 2021 में। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, कौन कौन से बोर्ड्स हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन सी ट्रीटीज हैं, उन सब के बारे में आज हमने विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस किया। और ये वीडियो जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं जैसे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट और लॉ ऑफिसर, सबके सिलेबस में इसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।